गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एमके साहू क्लासेस में स्वागत है। आज दोस्तों जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला था, लेकिन व्यस्तता के कारण जो है नहीं आ पाया। और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमने अब तक कवर कर लिया है, जैसे इंडियन पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी, तो एक-एक करके आएगा। पहले पहले इंडियन पॉलिटी का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। आप पहले एनसीईआरटी कवर कर लीजिए और फिर उसके जो एमसीक्यू हैं वो आएँगे। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी के आएँगे और ये हमारी जो सीरीज़ है एनसीईआरटी 6 जो 12 सार संग्रह चल रही है, ये चलती रहेगी। तो इसमें देखते हैं लेक्चर नंबर 2 विश्व का भूगोल में हम लोग आज देखेंगे पृथ्वी की गतियाँ तथा अक्षांश एवं देशांतर। इसमें मूवमेंट ऑफ द अर्थ एंड द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जो एमसीक्यू टाइप वाले हैं, जो टॉपिक कवर हो गया है, उन टॉपिकों से क्वेश्चन जो है एमसीक्यू नेक्स्ट डे से आएँगे। तो वीडियो को देर न करते हुए इसको शुरू करते हैं। पृथ्वी की गतियाँ तथा अक्षांश एवं देशांतर, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये। और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर ज़रूर करें। और वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि वीडियो बहुत ही छोटा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि पहला पॉइंट दिया है कि विषु जो कि यूनिनॉक्स उस संपूर्ण विश्व की बात हो रहा है, दिन और रात बराबर होते हैं। कौन सी तिथि है? ऐसी कौन सी तिथि है जिस तिथि को संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं? तो वो तिथि है 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे विश्व में दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है कि वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होते हैं? ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो भूमध्य रेखा जो कि इक्वेटर है, उस पे दिन और रात बराबर होते हैं। पूरे साल रात और दिन भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होता है? तो कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध में जो है 12 घंटे का जो दिन होता है, वो विषुवत रेखा पर होता है। विषुवत रेखा पर 12 घंटे का दिन होता है, कब? कर्क संक्रांति के समय और उत्तरी गोलार्ध। इसमें देखते हैं ये ऋतु परिवर्तन है, एक डायग्राम है, इसको देख लेते हैं। सभी सर्वत्र दिन रात बराबर होते हैं, ये 23 सितंबर को और 21 मार्च को। 23 सितंबर 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। अब उत्तरी गोलार्ध की अगर बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में जो 22 दिसंबर है, उस दिन सबसे छोटा दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में ही 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ये आपका जो है पृथ्वी की कक्षा है, चल रही है और कर्क रेखा, तो इसमें मकर रेखा है। इसको देखते हैं। आगे कह रहा है कि पृथ्वी का अपने अक्ष एक्सिस पर झुकाव का जो कोण होता है, वो 23.5 डिग्री होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव का कितने अंश का कोण बनाती है? तो 23.5 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन-सा होता है? तो उत्तरी गोलार्ध जो है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है और उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है, वह 21 जून को होता है। यानी 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन, अभी ये बताया कि 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन और 21 जून को ग्रीष्म ऋतु में सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा अपने अक्ष पर झुका होना, ये मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण माना जाता है। यानी मौसम में जो परिवर्तन होते हैं, यही मेन कारण है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुका होना। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात करें, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे जो बड़ा दिन होता है, वह 22 दिसंबर को होता है। यानी दक्षिणी गोलार्ध ये आपका जो है उत्तरी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को, सबसे बड़ा दिन 21 जून को। और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है 21 मार्च को सबसे बड़ा दिन होता है। सॉरी, 21 मार्च नहीं, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है, ये दक्षिणी गोलार्ध में होता है। अगला आता है उपसौर। कई बार पूछा गया उपसौर क्या है? तो पृथ्वी
जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो उसे उपसौर कहते हैं और ये घटना कब होती है? ये घटना होती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से एकदम निकटतम दूरी पर होता है और इस घटना को उपसौर कहते हैं और ये घटना होती है 3 जनवरी को, ध्यान रखिएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है उपसौर और अपसौर। अपसौर के बारे में देखते हैं कि पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, तो अपसौर की घटना होती है और ये घटना होती है 4 जुलाई को। तो 3 जनवरी और 4 जुलाई। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है और 4 जुलाई को अपसौर। अपसौर में क्या होता है? पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है और उपसौर में पृथ्वी सूर्य के एकदम नज़दीक होती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष किस तिथि को होता है? तो ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष 21 जून को होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि दोपहर में आपकी छाया किस तिथि को सबसे छोटी बनती है? तो 21 जून को दोपहर में आपकी जो छाया होगी वो सबसे छोटी होगी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वार्षिक तापांतर किस अक्षांश पर न्यूनतम होता है? तो ये होता है भूमध्य रेखा पर वार्षिक जो तापांतर होता है वो सबसे कम होता है। अगला पॉइंट कह रहा है प्रधान यामोत्तर तथा विषुवत रेखा का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो कहाँ अवस्थित होता है? तो ये अवस्थित होता है अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि शून्य अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर बिंदु का जो प्रतिच्छेदन है वो अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। अभी आप मैप देखेंगे तो उसमें पूरा और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सूर्योदय की जो पहली किरण है भारत के किस यामोत्तर पर दिखाई देती है? तो 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर पर जो है पूर्वी यामोत्तर पर दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा की कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई कितनी है? तो भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है 40,075 किलोमीटर, ये भूमध्य रेखा की लंबाई है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ग्लोब पर जो 2 स्थानों होते हैं, 2 स्थानों के मध्य की जो न्यूनतम दूरी होती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यानी ग्लोब पर 2 स्थानों के जो मध्य की बीच की दूरी होती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कौन सी देशांतर रेखा प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर इस बृहद वृत्त का निर्माण करती है? तो वो वृत्त का निर्माण करती है 180 डिग्री देशांतर वृत्त का निर्माण करती है। अब हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। देखिए जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं उनको हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए ये जो है ये देखिए ये आपकी पूरी अर्थ है और ये अर्थ को जो बराबर 2 भागों में डिवाइड करता है उसको कहते हैं विषुवत रेखा और विषुवत रेखा 0 डिग्री पर होता है। इससे आप ऊपर जाएँगे तो ये होगा कर्क रेखा नॉर्थ में, उत्तर में जो कि 23.5 डिग्री अक्षांश पर होता है नॉर्थ पर और 23.5 डिग्री अगर आप नीचे आएँगे तो ये होगा आपका मकर रेखा। यानी तो नॉर्थ में जाएँगे 23.5 डिग्री तो कर्क रेखा, साउथ में आएँगे 23.5 डिग्री तो मकर रेखा और जो पृथ्वी को जो बीचों-बीच से जो डिवाइड करती है उसे विषुवत रेखा कहते हैं। अब आगे देखते हैं, देखिए ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। अब आगे अगर और चलते हैं साढ़े जो 66 डिग्री पर जो है साढ़े 66 डिग्री जो नॉर्थ की तरफ आप जाएँगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा आर्कटिक ब्रेथ और साढ़े 66 डिग्री पे अगर नीचे आएँगे यानी साउथ में आएँगे तो आपको मिलेगा क्या? अंटार्कटिक ब्रेथ। ये ध्यान रखिएगा। बहुत बार पूछ लेता है कि अंटार्कटिक ब्रेथ की जो डिग्री है वो कितना है? तो साढ़े 66 डिग्री। बीचों बीच से जो डिवाइड करेगी विषुवत रेखा 23.5 डिग्री ऊपर यानी नॉर्थ में जाएँगे कर्क रेखा, साउथ में 23.5 डिग्री आएँगे तो मकर रेखा, फिर नॉर्थ में और ऊपर जाएँगे 66.5 डिग्री पर आपका आर्कटिक ब्रेथ और साउथ में आप 66.5 डिग्री आएँगे तो अंटार्कटिक ब्रेथ और जो नॉर्थ यानी नॉर्थ से लेकर जो साउथ की जो लाइन है ये आपका यहाँ पर आपका पड़ेगा उत्तरी ध्रुव और लास्ट में यहाँ पर पड़ेगा दक्षिणी ध्रुव जो कि 90 डिग्री पर जो है डिवाइड है सीधा-सीधा। ठीक? तो अभी आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कह रहा है विषुवत रेखा पर स्थित देश। देखिए विषुवत रेखा पर 13 देश स्थित हैं और वो देश कौन-कौन हैं? साओ टॉम ऑफ प्रिंसिप, दूसरा है गैबोन, तीसरा है कांगो गणराज्य, फिर अगला
चौथा देश है लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, 5वां देश है युगांडा, छठा देश है केन्या, 7वां देश है सोमालिया, 8वां है मालदीव और 9वां है इंडोनेशिया, 10वां है किरिबाती और 11वां है इक्वाडोर और 12वां है कोलंबिया और 13वां है ब्राज़ील। यानी ये 13 देश जो हैं, ये विषुवत रेखा पर आपके स्थित हैं। इस वाली रेखा पर आपके 13 देश स्थित हैं। अब नेक्स्ट जो है कर्क रेखा की अगर बात करें, कर्क रेखा पर स्थित 18 देश हैं। वो 18 देश कौन-कौन हैं? पहला है हवाई द्वीप, दूसरा है बहामास, तीसरा है मॉरितानिया, चौथा है अल्जीरिया, 5वां है लीबिया, छठा है मिस्र, 7वां है भारत, 8वां है म्यांमार, 9वां है ओमान, 10वां है मैक्सिको और 11वां है माली, 12वां है नाइजर, 13वां है चाड और 14वां है सऊदी अरब। अगले जो 4 देश हैं, वो 15वां है संयुक्त अरब अमीरात और 16वां है बांग्लादेश, 17वां है चीन और 18वां है ताइवान। यानी जो है आपका जो ये जो रेखा है, इस पे आपके कर्क रेखा पे आपके कितने देश स्थित हैं? 18 देश स्थित हैं और उन 18 में आपका इंडिया भी आता है, भारत भी आता है। चाइना भी इसी कर्क रेखा पर स्थित है। अब आते हैं देखते हैं मकर रेखा पर कितने देश स्थित हैं। तो मकर रेखा पर जो है 12 देश स्थित हैं और वो 12 देश कौन-कौन हैं? पहला है ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पॉलिनेशिया जो कि फ्रांस के नाम से है, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोज़ाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा और नामीबिया। ये 12 देश आपके मकर रेखा पर स्थित देश हैं। आगे जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनको हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा के सबसे निकट कौन-सा जलडमरू मध्य स्थित है, वो है बेरिंग जलडमरू मध्य। कई बार ये क्वेश्चन बेरिंग जलडमरू मध्य पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है भू-पर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो रासायनिक तत्व है, वो कौन-सा है? तो वो है ऑक्सीजन, 46.60% पाया जाता है और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 2 स्थानों की स्थिति में जो 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब उनके मध्य कितने घंटे का अंतर होगा? तो वो होगा 6 घंटे का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मिस्र की राजधानी जो है काहिरा है। मिस्र की राजधानी पूछ सकता है कि कहाँ है? काहिरा है। का स्थानीय जो मानक समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, तो वह किस देशांतर पर स्थित है? वो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अगला पॉइंट है अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? तो जो 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य का जो भाग है, उसे अश्व अक्षांश के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, उसे क्रोड कहते हैं और फिर निकेल और फिर लोहे से मिलकर बना होता है। यानी पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, वो क्रोड, निकेल और लोहे से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जब 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर मध्याह्न हो, तो किस देशांतर पर रेखा पर सुबह के 6:30 बजे होंगे? तो वो होगा 0 डिग्री देशांतर पर, सुबह के 6:30 बजेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो ये है अफ्रीका महाद्वीप, एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों रेखाएँ गुजरती हैं। ये कई बार विभिन्न एग्ज़ामों में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है, वो कैसे हुई? तो पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों, धूल के कणों से हुई है और ये किस विद्वान ने कहा है? तो ये कहा है ओ स्मिथ ने। ओ स्मिथ ने कहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल के कणों से हुई है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जीवाश्मी साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब मानी जाती है? तो पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है 3.5 लाख मिलियन वर्ष पूर्व। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि यदि किसी स्थान पर सुबह का 6 बजे हैं तथा उसी स्थान पर ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी 3 बजे प्रातः है, तो उस स्थान की जो देशांतरीय रेखा है वह 45 डिग्री पूर्व होगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं और अगला पॉइंट ये कह रहा है कि विश्व को कितने समय कटिबंधों में बाँटा गया है? तो 24 समय कटिबंधों में बाँटा गया है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट कह रहा है कि ग्लोब पर जो उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 66.5 डिग्री की जो कोणीय दूरी है पर खींचा गया जो काल्पनिक वृत्त है, वो क्या कहलाता है? वो आर्कटिक वृत्त कहलाता है, अभी आपने मैप में देखा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो विषुवत रेखा सहित अगर देखा जाए, कुल अक्षांश
जो है अक्षांश रेखाओं की संख्या वो 181 है, क्योंकि 90 ऐसे हैं और 90 ऐसे हैं। तो 90 और 90 हुआ 180 और प्लस एक और जो बीच वाली रेखा है, वो इधर से इस रेखा से इधर 90, इस रेखा से इधर, तो बीच वाली एक ऐड करके 181 रेखाएँ टोटल हैं। बस ये लास्ट है। जीरो देशांतर रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। ये देशांतरीय रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है। कौन-कौन देशों से होकर गुजरती है? यूनाइटेड किंगडम, दूसरा फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली और बुर्किना फासो, टोंगो, घाना और अंटार्कटिका। ये 9 देशों से होकर अंतर्राष्ट्रीय मानक समय गुजरता है। तो ये दोस्तों वीडियो छोटा है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। और रही बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसलिए सोच रहे हैं शुरू करने के लिए, ताकि जो टॉपिक हमने एनसीईआरटी कवर किया है, जैसे इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, उससे आप जब आप क्वेश्चन करेंगे, तो आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, जो जल्दी ही एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसमें आप आसानी से लाभ ले सकें। तो बहुत जल्द ही जो है आपके जो क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव, वो शुरू किए जाएँगे और इसका जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इसका एक वीडियो आपका पर डे आता रहेगा, ताकि उधर से ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो और इधर आपका एनसीईआरटी कवर होता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।